नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, जी रहे होंगे अपनी ज़िंदगी किसी कुर्सी या टेबल पर बैठकर। तो आज की जो करंट अफेयर्स है, जैसे हम रोज़ कराते आ रहे हैं, आज भी वही है। आज की जो चर्चा रही है इस पूरे मंथ की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ आज का विषय चर्चित पुस्तकें, यानी कि स्टैटिक। जैसे कि मैं थंबनेल में लगाता हूँ करंट विद स्टैटिक, तो 15 मिनट आपकी करंट अफेयर्स और उसके बाद 15 मिनट हमारा रहेगा इसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक। तो आज का हमारा विषय वस्तु है वो है हमारा स्टैटिक यानी पुस्तकें। पहले तो हम अपनी शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चनों से जो अभी चर्चा में बने हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? केंद्र शासित के, इससे पहले वो 370 से अपना अलग था उसका, तो उमर अब्दुल्ला के बारे में जान लें। तो नेशनल कांग्रेस यानी एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई है। इससे पहले इनका बैकग्राउंड की बात करें तो इनके बैकग्राउंड में उमर अब्दुल्ला का ये रहा कि ये 54 साल के तो वर्तमान में है, शैक्षणिक पोस्ट ग्रेजुएट है। पिता और दादा भी जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। इनका पैतृक काम रहा है। 1998 में उमर अब्दुल्ला 28 साल की उम्र से सबसे युवा सांसद भी बने। इसके बाद 1999 में वाजपेयी सरकार से ये इनको रहा और उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बन गए। और वहीं सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। सकीना इट्टू, जावेद राणा और जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है इनके साथ साथ। वहीं इसके पहले उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल अगली जानकारी, इनको समर्थन मिला है कांग्रेस का, इंडियन कांग्रेस का। अगर मैं बात करूं अभी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की, तो पार्टियां हैं और जीती हुई पार्टियां हैं। टोटल सीटें 90 थीं, जिसमें निर्दलीय लड़ने वाले 7 थे, कांग्रेस 6 पर और ये जो एनसी है वो 42 पर। तो ऐसे कांग्रेस का इसमें बहुमत मिल गया। 46 सीटें चाहिए इनको गठबंधन के लिए, मतलब पूरी राज्य चलाने के लिए। वहीं पर जम्मू कश्मीर के बारे में जान लो तो केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। वहीं यहाँ के उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। यहाँ की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों ही हैं। श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू जब आते हैं वो सर्दियों में। न्यायाधीश यहाँ के तासी रवस्तान हैं और जम्मू कश्मीर का राज्य की पशु है हंगोल। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं कुछ प्रमुख, जैसे दार्जिलिंग, सलीम अली और किश्तवाड़ और काजीरंगा। झीलें यहाँ पर डल झील, बुलर झील और मानस झील है। उसके बाद नागनागिन जितनी झीलें हैं वो यहाँ की प्रमुख झीलों में कंसीडर की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे घटना, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन स्टील अथॉरिटी के बने। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने पहले ग्रुप चेयरपर्सन सज्जन सिंह जिंदल के स्थान पर संस्था के हेड किया था, उनके स्थान पर ये आए हैं। मुख्यालय इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है। यह दुनिया भर की स्टील इंडस्ट्री कंपनियों का संगठन है। इसके मेंबर्स दुनिया में टोटल स्टील प्रोडक्शन के 50% के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहीं पर मैं अगले बात करूं हाल ही में नियुक्तियों की, तो किस किस की कहाँ पर क्या क्या नियुक्ति हुई है। तो अमित कुमार AI असिस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड के CMD बने हैं। वहीं पर रश्मिका मंदाना है, वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दिया मिर्जा ALT एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए जूरी सदस्य हैं। वहीं मनोज कुमार दुबे IRFSC के CMD हैं। शरद कुमार को BCCI भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख में जोड़ा गया है। अवरेल जैन RBI के कार्यकारी निदेशक हाल ही में बने हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद CSG की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो की गई इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में। यहाँ पर हमारे S जयशंकर जी गए हुए हैं अभी, तो 24 घंटे की यात्रा पर यहाँ पर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ SCO, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई संयुक्त यानी SCO की बैठक हुई है हाल ही में। ये बैठक ब्रिक SCO के मेंबरों ने की है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद कई देश हैं। इसमें हमारे भारतीय तरफ से गए हैं S जयशंकर साहब। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ये केंद्रित थी यहाँ पर। लेकिन 23वीं बैठक है, तो यहाँ पर इनका स्वागत सम्मान भी बड़ा अच्छे से हुआ है। एक सेकंड रुकना, अच्छे से स्वागत सम्मान हुआ है। अगली बात करें इनकी,
तो एससीओ की बात कर लें तो संघाई सहयोग संगठन यानी गठन 15 जून 2001 को हुआ। इसका मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में इसका सचिवालय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। सदस्य देश रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस हैं। बेलारूस 2024 जुड़ने वाला है, नया जुड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर जो देश हैं सहयोगी देश वो मंगोलिया है अकेला। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो लगभग 80% क्षेत्र को कवर करता है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया है और ये जो हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है। अगली बात करें, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली यानी WTSA 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसका सही आंसर नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली यानी WSA 2024 का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के द्वारा विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत में पहली बार किया गया। 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक ये किया जाना है। बैठक 4 साल में एक बार होती है। टेक्नोलॉजी और टैरिफ से संबंधित कुछ मुद्दों पर किस अफ्रीकी देश के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानव डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की है? तो वो देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने अफ्रीकी देश है, इसमें मोरिटानिया और मलावी और अल्जीरिया इन 3 देशों ने के दौरे पर ये द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक ये होने वाला है। यहाँ पर मानव डायरेक्ट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अल्जीरियाई भारतीय आतिथ्य मंच को भी संबोधित किया है। वहीं पर मैं बात करूं अल्जीरिया के बारे में तो राजधानी इसकी अल्जीयर्स है। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने हैं। प्रधानमंत्री नादिर लारबोई हैं और मुद्रा यहाँ के अल्जीरियाई दीनार है। अगली मैं बात करूँ क्वेश्चन के और जिसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसमें जो ये आपको ये एरिया दिख रही है अल्जीरिया, अल्जीरिया के साथ में बगड़े और भी जो बगल वाले देश हैं वो मोरक्को, जैसे मोरिटानिया, माली, नाइजर और लीबिया। तो इन पे इनका क्या रहा है, अभी इनका दौरा रहा है। नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक DGMS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है कविता साय को। कविता साय की बात करें तो सर्जन वाइस एडमिरल कविता साय ये इंडियन नेवी में है। तो इन्होंने नौसेना चिकित्सा सेवाओं में महानिदेशक यानी DGMS का पद संभाला है। कविता साय इनमें से पहले सेना के चिकित्सा के तौर पर ये कर्नल कमांडेंट पर पहुंचने वाली पहली महिला अफसर बन चुकी हैं। 30 दिसंबर 1986 को सेना के चिकित्सा कोर में कमीशन हुई थी। कविता साय को 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये कविता साय है। अब बात कर लें और उन महिलाओं की जो प्रथम रही हैं इस वर्ष। टेन सुसान DBS की पहली महिला CEO। उसके बाद बात करें साधना सक्सेना नायर की, तो चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। सुजाता सैनी की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। अनामिका B राजीव की बात करें तो ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। यहीं पर आती सरीन की बात करें तो सशस्त्र बल यानी कि DGFMS की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी हैं। ऐसा अजीमा किस देश की राजदूत हैं जो भारत में नियुक्त की गई हैं? तो ये हैं मालदीव की। मालदीव देश की ये एम्बेसडर हैं एथा सजीमा। भारत में मालदीव के शीर्ष राजदूत के रूप में इब्राहिम साहिब की जगह ली गई। अजीमा 19 से लेकर 23 तक चीन में मालदीव के राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। इससे पहले ब्रिटेन में मालदीव की उप राजदूत भी रह चुकी हैं। अब तीसरी बार सर्विस यहाँ भारत में देने आ रही है मालदीव की तरफ से। मालदीव की बात कर लें तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। इसकी राजधानी माले है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं। मालदीव की मुद्रा रुपया है, न कि रुपया। एशिया का सबसे छोटा देश है। इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। ये एक युद्ध अभ्यास है। वहीं प्रमुख पुरस्कार की बात कर लें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगतगुरु रामदाचार्य को मिला। जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में नोएडा को मिला है। वहीं पर KPP नामयार पुरस्कार S सोमनाथ को मिला। और वहीं पर ब्लावाटिनिक अवार्ड राहुल R नायर और मेहुल मलिक और तन्मय भारत को मिला है, 3 लोगों को। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर। वहीं पर इरामस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को।
प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो। ऑस्कर 2024 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर रही ओपेनहाइमर। इनको जो पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्लाइंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। फ्लाइंग फेस्टिवल होता क्या है? तो यहाँ पर टूरिस्ट लोगों को फ्लाई किया जाता है, मतलब एक उससे पहाड़ी से पैराशूट के माध्यम से उनको आसमान घुमाया जाता है। शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। फ्लाइंग फेस्टिवल में स्पॉट लैंडिंग पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप रखी गई है। पायलट, सोलो और टीम कैटेगरी में कंपटीशन कर रहे हैं। प्रतियोगिता जीतने वाले पैराग्लाइडिंग टीम को नगद 5 लाख और सोलो क्लास में प्राइम जीतने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वहाँ की एक प्रतियोगिता है जो आसमान में तैरेगी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जो कि लद्दाख के जस्ट नीचे लद्दाख का बॉर्डर बनाती है और उत्तराखंड के उत्तर में है, पंजाब के पूर्व में है और जम्मू कश्मीर के दक्षिण में है। राजधानी शिमला है और 2 राजधानियां हैं, धर्मशाला और शिमला, जबकि धर्मशाला शीतकालीन है और शिमला ग्रीष्मकालीन है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के हैं। विधानसभा की 68 सीटें हैं। राज्य पशु हिमतेंदुआ, राज्य पक्षी जुजराना। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पिन वैली, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान और फिर खीरगंगा, उसके बाद सिमलीवारा राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करूं तो नटी नृत्य, डंगी नृत्य और कायांग माला नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्यों में कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को भूख मिटाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये 16 अक्टूबर 1945 को FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। थीम इस साल की है राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन की बात करूं तो ये भूखमरी यानी इनका मकसद भूख को कम करना, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण को खत्म करना इसका काम था। इसका मुख्यालय अभी रोम इटली में है, इटली की राजधानी रोम में। 195 देश इस FAO के सदस्य देश है। अभी 195 देशों का ये संगठन है। अब मैं बात करूं इसके अक्टूबर माह के प्रमुख दिन, तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस अक्टूबर 8, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, वहीं विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। अब हमारी बात आती है किताब और उनके लेखक, इनकी बात कर लें लेखकों की। तो पहली हमारी पुस्तक है इसमें पंचतंत्र, जो लिखा है विष्णु शर्मा ने। और इन्होंने लिखा किसके बारे में है? तो इन्होंने एक इसमें पिंगलक और इसमें दमनक दो किरदार हैं और इनके मंत्री हैं। इनके मंत्री के 2 बेटे हैं, दमनक और करकट। बीच के संवाद और कथाओं के जरिए व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है। मतलब किरदार कैरेक्टर बनाए गए जानवर, लेकिन एक इंसानों की बात की गई है इसमें, मतलब एक समझाने के लिए। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, पुस्तक है। प्रेम वाटिका रसगानी की एक पुस्तक है। इब्राहिम खां इनके बचपन का नाम था, सैयद इब्राहिम खां। रसखान ने कृष्ण भक्ति में सवैया छंद और उसके बाद आलम श्री कृष्ण गोपियाँ राधा हैं। प्रेम वाटिका या प्रेम संबंधी 2 हैं, किंतु रसखान ने उसके माली कृष्ण और मालिन राधा को ही चरितार्थ किया है। अगली पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। ये प्लिनी ने लिखा है। प्लिनी ने इसमें 5000 तरह के जीव जंतुओं को लिखा है। शिक्षा और कलाओं को शामिल करना था इनका यहाँ पर मकसद। वहीं बुद्ध चरित्र की बात करें तो इनकी इस पुस्तक को अशोक के द्वारा लिखा गया है 2वीं शताब्दी में। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन का वर्णन है। यह महाकाव्य बुद्ध के गर्भाधान से शुरू होकर और उनके निर्माण तक था। कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट ने ये 2 प्रेम कहानियों का मिश्रण है। इसमें चंद्रीपाण और विषमप्यान और कादम्बरी और महाश्वेता के 3 जन्मों की कहानी लिखी है।
ये दो भागों में बटी है, पूर्वाध और उत्तरापद। कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। इसकी कहानी संभवतः गूढ़ाध्याय द्वारा रचित बड़ कहा यानी वृद्ध कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। सुमानस बाण ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसे लिखना शुरू किया था। इसके बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उनको पूरा किया। एक प्रेम कहानी की किताब है कादम्बरी, इतिहास में इसका जिक्र है। बात करें अमरकोश की तो इसे लिखा है अमर सिंह ने, और इसने इस किताब में पृथ्वी के 38 नाम बताए गए हैं। वसुधा, बसुमती, धरती, रल वगैरह ये कई नाम हैं। अगली पुस्तक है हमारी शाहनामा। शाहनामा फिरदौस की एक लिखी किताब है, 1010 ईस्वी में इसको लिखा गया था। वहीं बात करें हम साहित्य लहरी की, साहित्य लहरी सूरदास की पुस्तक है और सूरदास के द्वारा लिखी गई है। सूरदास की और अन्य भी किताबें हैं जैसे सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी। सूरदास बल्लभाचार्य से प्रभावित थे और इसलिए इन्हें अष्टाव 8 कवियों में से एक माना जाता है। अगली पुस्तक है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, इसका नाम था हिमायूनामा। उनकी बेटी ने लिखी थी। गुलबदन बेगम मुगल शासक बाबर की सबसे छोटी बेटी थी और उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर हिमायूनामा लिखा था। तो हिमायूनामा किसकी कृति है? तो वो गुलबदन बेगम की है। बात करें चित्रांगदा पुस्तक के लेखक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चित्रांगदा एक ऐसी महिला जो कभी अपने आप को पुरुष समझती थी, लेकिन अर्जुन से मिलने के बाद इसके जो अंदर की जो स्त्रीपन था वो निकल आया। अगली जो पुस्तक है वो है गीतांजलि। ये भी बाबा जी के द्वारा लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस पुस्तक के लिए इनको भारत में नोबेल पुरस्कार पहला साहित्य के लिए इनको इसी के लिए मिला। गार्डनर ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। इसमें 85 प्रेम कविताओं का एक संग्रह है। पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई, लेकिन कई कविताएं गीतांजलि के आधार व्यक्तिगत छंदों से पहले लिखी गई। द गार्डनर। हंगरी स्टोन्स ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। बंगाली में सुरता पाषाण या खुदितो पाषाण से कहा जाता है इसे, वहाँ से कहानी ली गई है। आदर्श वाक्य इसका स्वर्ग और पृथ्वी पर और भी चीज़ें होती हैं। इसमें इसकी मेन कहानी है हंगरी स्टोन में। भूख में पत्थर भी अच्छे लगते हैं। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 का नाटक है। ये नाटक अमल नाम के युवा लड़के से के बारे में बताता है। एक लड़का अपनी बीमारियों से ग्रस्त था और अपनी खिड़की पर बैठा रहता है और वो हर आने जाने लोगों को पूछता है और पूछ से महसूस करता है दुनिया कैसी है कैसे है, क्योंकि खुद जाने में समर्थ नहीं था। तो वो उनकी बातों से सुनकर इमेजिन करता रहता है कि दुनिया आगे कैसी है। इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। भगवत गीता वेद व्यास ने लिखा इसे। ये प्राचीन ऋषि थे और उन्होंने 4 भागों में से वर्णित करता है रूप में जाना जाता है और एक केंद्रित और पूजनीय व्यक्ति हैं वेद व्यास। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इससे हिंदी साहित्य में आधुनिक समय में लिखा गया सबसे महान साहित्य कृतियों में से एक माना जाता है। यह हिंदी कविता का छायावादी स्कूल से प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। एज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। अरविंद घोष 1832 से 1950 एक भारतीय राष्ट्रवादी कवि और योग गुरु और दार्शनिक रह चुके हैं। अगली बात करना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। 38 से 220 तक सूत्र हैं इसमें। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलकर करीब 4000 सूत्र इसमें देखने को मिलते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई। इसमें राज्य व्यवस्था और राज्य कैसे चलाना, राजाओं की नीति के बारे में इसमें लिखा गया है और ये इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर लिखी थी। अगली बात करूँ मैं इंडिका की तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो कि यूनानी लेखक था। और ये इंडिका जब भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता थी तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसा देखा वैसा इसने इसमें लिखा, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा। बात करूँ मेघदूत की तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है कालिदास। 5वीं शताब्दी में इससे पूर्व मेघदूत की रचना की। इनको बताते हैं यहाँ से मेघदूत को दरबार से राजा निकाल देते हैं और जब ये एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं उस पहाड़ी पर ये अपनी प्रेम कहानी लिखते हैं और बादलों से बोलते हैं, आते हुए बादलों से जाते हुए बादलों से अपना कुछ वृत्तांत बोलते हैं। उसी वृत्तांत को इसमें लिखा गया है और उसी मेघदूत से प्रेरित होकर लोगों ने फिर सैटेलाइट का आविष्कार कर दिया। ये भी यही माना जाता है मेघदूत से। तो कालिदास जी। गीत गोविंद की बात करें तो इसके लेखक कौन है तो गीत गोविंद के हैं जयदेव। इस ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया था। इसे राधा कृष्ण की केल कथाओं और विशाल लीलाओं का रसमय चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम के सभी भारतीय रूपों का भी वर्णन किया गया है गीत गोविंद में। बात करें हम पद्मावत की तो पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी ने
1540 ईस्वी में अवधि में लिखा गया था। यह हिंदी की अवधि बोली में है और चौपाई दोहों में लिखी गई है। यह हिंदी अवधि में बोली है और चौपाई दोहों में लिखी गई है। यहाँ पर बात करें आईन अकबरी की, तो पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अबुल फजल, इतिहासकार रहे हैं। इसका मतलब होता है आईन अकबरी का अकबर के संस्थान से इसे अकबर के द्वारा और प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। यह अकबरनामा का तीसरा और आखिरी खंड है। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया है, तो आखिरी आईन अकबरी है। बात करें अकबरनामा की, तो भी अबुल फजल और इब्न मुबारक ने इसको भी लिखा है। अगली बात करें बीजक की, तो ये बीजक कबीर साहिब की मुख्य प्रमाणिक कृतियों में से एक मानी जाती है। यह कृति कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। बीजक में 3 मुख्य खंड शामिल हैं, जिन्हें रमैनी, सब्दा और साखी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक चौथा खंड भी है, जिसमें हम सिर्फ लोकगीत पढ़ते हैं, जो कबीर पंथी जो चलती है ना, वही। गोदान की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सबको जबान पर रहता है। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू ने लिखा है। ये पहले कविता संग्रह के नाम पर रखा गया। यह बात सरोजिनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय का निवास स्थान था। इन्होंने उस स्थान के बारे में लिखा है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर के नारायण है। वहीं पर बात करें हम देवदास लिखी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इसमें इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, और फिल्म आप देख सकते हैं शाहरुख खान की फिल्म है। हिंदुइज्म नराज सिंह चौधरी ने लिखा है इसे, हिंदुइज्म किताब को। इसका इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनके भारत में राजनीतियों के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है कि भारत के अंदर कैसी राजनीति रही इनके टाइम पर। बात करें आंसू की, तो आंसू के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 1925 में प्रकाशित हुई थी आंसू। 1933 इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें 67 नए छंद जोड़े गए, और ये दूसरे संस्करण में कुल 190 छंद हो गए। आंसू एक कहता है प्रमुख रचना में रचना थी जयशंकर प्रसाद की। बात करें इंडियन फिलॉसफी, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यह 2 खंडों में लिखी गई किताब। इसमें ऋग्वेद से लेकर रामानुज तक के भारतीय विचारों का अध्ययन किया गया है। वहीं मैं बात करूँ रघुवंशम की, रघुवंश के तो कालिदास ने इसके रचयिता हैं, जिसमें दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। अगर बात करूँ मैं कुली की, तो मुल्क राज आनंद ने इसे लिखा है। यह उपन्यास भारत में ब्रिटिश शासन और जाति व्यवस्था की आलोचना करता है। मैं बात करूँ द जजमेंट की, तो जजमेंट को लिखा है कुलदीप नायर ने। इंडियन आफ्टर नेहरू, तो कुलदीप नायर ने इसको भी लिखा है कि नेहरू जी के बाद में राजनीति कैसी रही, इसके विचार जो भी रहे वो कुलदीप नायर जी ने इस इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखा है। गबन मुंशी प्रेमचंद, सबको याद होगा गबन। मुंशी प्रेमचंद की तो सबको याद ही रहती हैं। मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखा है। इसमें 32 कहानियाँ हैं, जो सभी काल्पनिक शहर मालगुडी में स्थित हैं। ये कहानियाँ उद्यमियों से लेकर भिखारियों तक के सभी जीवन को साझा करती हैं। इसमें बिजनेस की ज़्यादा बात की गई है। गाइड की बात करें तो आर के नारायण ने इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, द गाइड, आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई है। इस देश में और विदेश में ज़बरदस्त इससे सराहना मिली और बड़ा लोकप्रिय रही। इस पर कई फिल्में भी बनी गाइड नाम से। सेतुबंधु की बात करें तो सेतुबंधु एक प्राकृत भाषा का महाकाव्य है। इसे रावणवध भी कहते हैं। प्रवरसेन द्वितीय द्वारा ये कालिदास के नाम पर लिया जाता है, तो इसे प्रवरसेन द्वितीय ने इसको लिखा। मत्स्यकटिकम यह महाराज शूद्र के द्वारा लिखी हुई है। इसमें रचना है तो मत्स्यकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य का एक लोकप्रिय रूप है। इसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। अगर बात करें कामसूत्र, तो महर्षि बादशाह, इसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों और प्रयोग की विस्तृत व्याख्या और विवेचना की गई है। वहीं पर बात करें हम भारत जीतता है आज़ादी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रमुख शिक्षा मंत्री थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा लिखी गई 1947 में। ऐतिहासिक पुस्तक द दिल्ली ए नोवेल खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है। 1990 में ये प्रकाशित हुई थी, दिल्ली व नोवेल। हितोपदेश की बात करें तो पंडित नारायण जी ने इसको लिखा है। इन्होंने पंचतंत्र और उन्हें नीति के ग्रंथों के मन से हितोपदेश नामक ग्रंथ को सृजन किया है। 43 कथाओं का संग्रह है। हर्षचरित्र की बात करें तो बाणभट्ट की पहली रचना है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ लेखन का आरंभ करने वाला ग्रंथ नहीं है। ये बात करें चरक संहिता की, तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है और ये चरक ऋषि ने इसको लिखा था।
इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, तो उस पर छोटी, वैसे तो मैं जल्दी चल ही रहा हूँ, ये अंतिम किताब भी, पुस्तक भी है। इसमें एक कहानी है, हमारे यहाँ पर जो चरक थे, चरक ने यहाँ पर आयुर्वेदिक चलाया चिकित्सा। तो इससे पहले हमारे यहाँ पर कोई यूनानी यूरोपी कभी आए होंगे, तो हमारे यहाँ पर ये कहते ना, ये ऑपरेशन करने की विधियाँ पहले से थी। तो कोई अंग्रेज हमारे यहाँ पर आया और अंग्रेज युद्ध करते समय उसकी नाक कट गई। नाक कटते हुए वो किसी संत के यहाँ पर शरण ले लेता है, और वो संत क्या करते हैं, उसकी नाक में पपीता लगाते हैं, पपीता की डंडियाँ, और उसके बाद उसकी जांघ से मांस लेकर और उसके यहाँ पर लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं उस मांस को। और फिर 15, 20, 25, 50 दिन के बाद में उसका ये भी सही हो जाता है, और फिर वो डंडियाँ निकाल दी जाती हैं और फिर उसकी नाक लगा दी जाती है। वो वहाँ से निकल के भाग गया और अंग्रेज़ों को बता देता है कि भारत में इतनी विद्वान हैं कि वो लोग कटे हुए अंगों को दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं। इसी को वो लोग आए और यहाँ की किताबें ले गए, और फिर आज भी वो रिसर्च करते हैं, तो यहाँ के शास्त्रों से वो करते हैं। विमान भी बताते हैं, हमारे यहाँ 5500 प्रकार के, 5000 प्रकार के विमान थे, और सबसे ज़्यादा तरक्की करते हैं तो वही लोग हमारे यहाँ से चुरा के ले गए, उस हिसाब से बनाते हैं। बात करें ओडिसी की, ये होमर के द्वारा लिखी गई है, इसका श्रेय होमर को जाता है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो यहीं तक हमारी पुस्तकें थी। जल्दी मैंने इसलिए बताया क्योंकि समय, मैंने आपसे वादा किया सिर्फ 30 मिनट में दोनों क्लास कराऊंगा। तो इसकी PDF तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ते रहना। मेरा मकसद यही था कि आपको नाम पुस्तकों के और उनके लेखक सिर्फ बताना, उनकी कहानियाँ क्या है वो लिखा है शॉर्ट में, लेकिन इतना समय नहीं होता कि उनकी कहानियाँ पूछी जाएँ। एग्जामिनर को सिर्फ नाम पूछता है, या फिर वो कब प्रकाशित हुई थी, बस इतना पूछता है। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है या किसकी है, बस इतना पूछता है। किसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है, तो 250-250 पेजों का एक छोटा सा वर्णन नहीं हो सकता। इसे मैं जल्दी से आपको करा दिया। 10 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। कल का क्या रहेगा वो मैं आज से तैयार करूँगा, और उसके बाद कल भी हमारे एक स्टैटिक रहेगी। तो करंट अफेयर्स के बाद फिर स्टैटिक हम चलाते रहेंगे। सोचिए, एक महीने हमने 30 चैप्टर भी स्टैटिक के पढ़ लिए, उसके बाद फिर हमने रिवीजन कर लिया, तो हमारी करंट कहाँ पर पहुँचेगी, हमारी क्लास कितनी ऊंचाइयाँ छुएगी, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 10 दिन बाद। 10 दिन क्लास लेने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहीं पर हम आपसे विदाई लेंगे। विदाई के रूप में लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।